हेलो बच्चों, विपुल जैन यार, आपकी छोटी हाइट वाला बड़ा भाई। और आज के इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम को एकदम प्यारी ट्रिक्स के साथ और एकदम शानदार तरीके से समझने वाले। और ये वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारे एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स पक्के कर सकती है, तो इसको एकदम इस पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से देख लेना। स्टार्ट करते हैं सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को। ये जो ट्रिक्स है ये तुमको अच्छे से ये रट लेना, फिर समझ लो तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम्स का काम हो गया खत्म। देखो बोला क्या है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक चीज हमेशा याद रखना कि सेंटेंस को अच्छे से रीड करते जाओ और जो गिवन है उसको लिखते जाओ हाथों हाथ। पूरा सेंटेंस एक साथ रीड करोगे तो तुमको कंफ्यूजन हो सकता है। तो करना क्या है, देखो हाफ द पेरीमीटर। हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2। क्लियर है इतना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, जो दिया हुआ है वो लिख दिया। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। क्या बोला है, जिसकी लेंथ जो है उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। ये देखो कि लेंथ और विड्थ में से बाद में कौन लिखा हुआ है, हमेशा जो बाद में लिखा हुआ हो उसको हम एक्स मानेंगे। तो लेंथ और विड्थ में से बाद में कौन है, विड्थ। तो विड्थ को हम क्या मानेंगे, एक्स। विड्थ को लिखते हैं बी से, बी को हमने मान लिया एक्स, जो बाद में हो उसको एक्स मान लिया। अब देखो लेंथ क्या है, लेंथ इज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इक्वल्स 4 मोर देन, 4 का 4, मोर देन का मतलब क्या होता है, मोर देन का मतलब हो गया प्लस, तो लगा दिया प्लस, मोर देन इट्स विड्थ, और विड्थ को हमने क्या माना, एक्स। इतना क्लियर है। जो बाद में लिखा हुआ है उसको एक्स माना। लेंथ इसका मतलब इक्वल 4 मोर देन का मतलब प्लस विड्थ, और विड्थ को क्या माना, एक्स। हो गया काम खत्म। देखो आगे, इज 36 मीटर। सेंटेंस को अच्छे से पढ़ते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा बीच में अलग से दे रखा है, इसको एक बार हमने यहां पे बना दिया। इज 36 मीटर, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स। अब इक्वल्स लगेगा कहां पे, इधर, इज 36 मीटर। क्लियर है इतना। उसके बाद देखो हाफ का हाफ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ये होता है पेरीमीटर। इक्वल्स कितना है, 36। उसके बाद 2 से ये 2 कट हो गया, बचा गया एल प्लस बी इक्वल्स 36। वैल्यू पुट करेंगे, एल कितना है, x प्लस 4, एल की जगह लिख दिया x प्लस 4। बी कितना है, x, बी की जगह लिख दिया x इक्वल्स 36। x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, प्लस का 4 उधर गया, माइनस का 4, 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 32। 2 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ गया। अब ये 16, x किसको माना था, विड्थ को, तो विड्थ आ गई हमारी 16, और इस वैल्यू को उठा के रख दो लेंथ में, तो हमारी लेंथ भी आ जाएगी 16 प्लस 4 कितनी हो जाएगी, 20। क्लियर है। सेंटेंस को अच्छे से रीड करो, जो गिवन है उसको लिखते जाओ, और ये जो ट्रिक है उससे तुम्हारा काम हो जाएगा एकदम तगड़ा। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। डिफरेंस का मतलब क्या होता है मैथ्स में, माइनस। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, डिफरेंस का मतलब हो गया माइनस 2 नंबर्स। अब 2 नंबर तो नहीं पता ना कौन से, एक नंबर को मान लो x, दूसरे नंबर को मान लो y। एक नंबर हो गया x, दूसरा नंबर हो गया y। क्लियर है। जो नहीं पता होता है उसको मान लो, क्यों, फाइंड देम, नंबर्स फाइंड करने हैं, और हमेशा मैथ्स में जिसको फाइंड करना है उसको x मान लो। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर x माइनस वाई इज, इसका मतलब इक्वल्स 26। ये सारी ट्रिक्स बेटा यहाँ पे लिखी हुई है, कौन से वर्ड पे तुमको क्या लिखना है। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है। अब x और y में से ये बताओ कि बड़ा नंबर कौन सा है, सोचो, दिमाग लगाओ, बड़ा नंबर कौन सा होगा, जिसको पहले लिखेंगे वही बड़ा होगा। तो यहाँ पे x हो गया बड़ा नंबर और y हो गया छोटा नंबर। ठीक है, x और y पता चल गए। अब क्या बोला हुआ है, 1 नंबर इज, 1 नंबर x, 1 नंबर, इसका मतलब इक्वल्स 3 टाइम्स, 3 का 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स द अदर, और अगर x इधर हो गया तो उधर क्या आ जाएगा, y। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, x का x इक्वल्स 3y। क्लियर है इतना। x की वैल्यू को उठा के रखेंगे यहां पे, x की वैल्यू को हम उठा के यहां पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा,
x की जगह रख देंगे 3y माइनस का माइनस y इक्वल्स 26, 3y माइनस y 2y इक्वल्स 26, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, 26 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 13। अब इस वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे रखो, x इक्वल्स 3 का 3 मल्टीप्लाई और y कितना आ गया था 13, तो x कितना हो गया 39। आंसर को चेक भी कर सकते हो, क्या लिखा था सेंटेंस में, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 26। तो इन दोनों को माइनस करके देखो, 39 माइनस 13 क्या आ गया 26। क्लियर है, बढ़ते आगे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। क्या बोला है, जो लार्जर है सप्लीमेंट्री एंगल दे रखा है, उसमें से जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है। बड़ा एंगल इज 18 मोर देन छोटा एंगल। एक्सीड का मतलब क्या होता है, एक्सीड्स वर्ड का मतलब होता है मोर देन, ज्यादा है। क्लियर है इतना। अब देखो दो एंगल है, एक तो है लार्जर और एक है स्मॉलर, तुम्हारी मर्जी तुमको क्या मानना है। मैं लार्जर को मानता हूं x और स्मॉलर को मानता हूं y। इतना क्लियर है, लार्जर को x और स्मॉलर को y मान लिया। अब क्या बोला हुआ है, द लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर, एक्सीड्स का मतलब मोर देन, बाय किससे, छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है। x इज 18 मोर देन y। देखो एक बार वापस देखते हैं, बड़ा एंगल इज 18 मोर देन छोटा एंगल। क्लियर है इतना, हो गया x इक्वल्स टू y प्लस 18। और दे रखा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा, दो एंगल जिनका सम 180 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल कौन कौन से अपने पास, एक तो है x और एक है y, तो उन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर है इतना। तो सबसे पहले तो ये लिख दिया कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दो एंगल का सम क्या होता है 180। अब x इक्वल्स कितना है y प्लस 18, x की वैल्यू को उठा के यहाँ रखेंगे, उससे y की वैल्यू आ जाएगी। बेटा ये जो दो इक्वेशन बनती है इसको हम सॉल्व करेंगे या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से। और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड अगर तुमको नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में वो डाल दूंगा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, तो उसको जाके एक बार अच्छे से चेक करना। और इस चैप्टर की जितनी भी इक्वेशन बनेगी उसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन तुम्हारी जो मर्जी हो उससे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, पढ़ते जाओ, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। ठीक है, और 3 बैट और 5 बॉल कितने में खरीदते हैं 1750 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ये देखो कि फाइंड क्या करना है, एक तो बैट की रेट बतानी है और एक बॉल की रेट बतानी है। क्या मान लेते हैं, एक बैट की रेट को मान लेते हैं x और एक बॉल की रेट को क्या मान लेंगे y। मान लिया, एक बैट की रेट x और एक बॉल की जो रेट है वो हो गई y। अब देखो द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट। बेटा अगर एक बैट की वैल्यू x है, एक बैट की अगर कॉस्ट x है तो 7 बैट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7x। एक की x है तो 7 की 7x। जब भी 1 से ज्यादा का कुछ निकालना हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है। एंड 6 बॉल, एक बॉल की रेट अगर y है तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी 6y। और दोनों मिला के कोच ने कितने में खरीदे 3800। ये तो बन गई हमारी एक इक्वेशन। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, 3 बैट, एक बैट अगर x है तो 3 बैट कितने हो गए 3x। 5 बॉल, एक बॉल अगर y है तो 5 बॉल कितनी हो गई 5y। दोनों को ऐड करेंगे, कितने में खरीदा कोच ने 1750 में। क्लियर है, ये दो इक्वेशन बन गई, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, चलते आगे। अब जो है इस चैप्टर के एकदम शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको गलती से भी स्किप मत करना। द टैक्सी, ये जो क्वेश्चन है वो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, समझते एकदम शानदार तरीके से। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखो क्या बोला है सेंटेंस में, अगर आप टैक्सी के अंदर जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप टैक्सी के अंदर बैठ गए ना तो बैठते ही आपका फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, कुछ भी हो सकता है 5 रुपए 10 रुपए, वो तो आपका फिक्स लगेगा। उसके बाद आप जितनी डिस्टेंस कवर करोगे ना आपका चार्ज उसके अकॉर्डिंग लगेगा। अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे उसका अलग चार्ज, 2 किलोमीटर का अलग चार्ज, समझ आया।
तो दो चार्ज लग रहे हैं, एक तो है फिक्स जो टैक्सी में बैठते ही लगेगा, और एक है चार्ज पर किलोमीटर, कितने किलोमीटर आप चलते हो उस पर लगेगा। क्लियर है? यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी है। तो एक तो है फिक्स चार्ज को मान लिया x, ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर को मान लिया, चार्ज पर किलोमीटर को मान लिया y। इतना क्लियर है? x और y तो मानना ही है। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। अगर कोई इंसान 10 किलोमीटर चलता है तो उसको 105 रुपए देने हैं। अब देखो 1 किलोमीटर के कितने रुपए हैं, चार्ज पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के कितने रुपए हैं y, तो 10 किलोमीटर के कितने रुपए होंगे 10y होंगे ना, 1 के y है तो 10 के 10y। ये तो है किलोमीटर का, पर उसको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा ना, तो x तो उसको पे करना ही पड़ेगा। और दोनों मिला के वो कितने रुपए दे रहा है 105 रुपए। ये दोनों मिला के वो दे रहा है 105 रुपए। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के y तो 15 किलोमीटर के 15y, ठीक है। जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। अगर वो 15 किलोमीटर चलता है तो वो कितने रुपए देगा 155। ये तो किलोमीटर हो गया, फिक्स चार्ज तो x लगेगा ही, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रुपए कितने दे रहा है 155। क्लियर है? इतना दो इक्वेशन आ गई, कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगी तुम्हारी x और y की वैल्यू, ठीक है। चलते आगे 7th, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन में होता क्या है, फ्रैक्शन में तो हमेशा दो चीजें होती है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन 9 अपॉन जो लिखा हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। फ्रैक्शन 9/11 कब होता है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं, तो पहले मानना तो पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर को मान लेते हैं x, डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y। क्लियर है? इतना क्या बोला है, 9/11 कब होता है फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर के अंदर भी 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर के नंबर अंदर भी 2 ऐड करते हैं। न्यूमरेटर के अंदर x, न्यूमरेटर है x, 2 ऐड करेंगे तो x + 2। डिनोमिनेटर हमेशा नीचे आता है, डिनोमिनेटर है y, उसमें भी 2 ऐड करेंगे तो y + 2। इतना क्लियर है? फ्रैक्शन 9/11 कब बनता है, जब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करेंगे। इतना क्लियर है? दो फ्रैक्शन हो और बीच में इक्वल हो, जब भी दोनों साइड सिर्फ एक फ्रैक्शन हो बीच में इक्वल हो तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई। 11 को करेंगे x + 2 से मल्टीप्लाई और 9 को करेंगे y + 2 से मल्टीप्लाई। याद रखना बेटा, ये जो 9 है वो y और 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, अगर ब्रैकेट हटा दिया तो काम खत्म, मार्क्स गए तुम्हारे। 11 को x से मल्टीप्लाई करा 11x, 11 को 2 से किया 22, 9 को y से किया 9y, 9 को 2 से किया 18। अब एक काम करो, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। 11x इधर ही है, प्लस का 9y इधर आया, माइनस का 9y, 18 उधर ही है, प्लस का 22 उधर गया, माइनस का 22। इसको सॉल्व कर नहीं सकते, अनलाइक टर्म है। 11x - 9y इक्वल्स 18 - 22 माइनस का 4। ये बन गई तुम्हारी एक इक्वेशन। अब बनाते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पहले कितना ऐड किया था 2, अब कितना ऐड कर रहे हैं 3। न्यूमरेटर है x, उसमें भी 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर है y, उसके अंदर भी 3 ऐड कर दिया। अब फ्रैक्शन कितना बन रहा है 5/6। सेम मेथड है, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई। ये जिस मेथड से किया था एज इट इज इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x, 6 को 3 से किया 18। तुमको ऐसे पूरा डिटेल में सॉल्व करना है। 5 को y से मल्टीप्लाई किया 5y, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। करेंगे क्या, x एक तरफ y एक तरफ, 6x प्लस का 5y इधर आया, माइनस का 15 तो उधर ही है, प्लस का 18 उधर गया, माइनस का 18। 6x - 5y इक्वल्स 15 - 18 - 3। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जो तुम्हारी मर्जी। अब आ गया ये एज वाला क्वेश्चन, जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। ये एज वाले क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का फंडा निकालेंगे अपन। 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब होता है बेटा बाद में, हैंस का मतलब क्या होता है आफ्टर, मतलब 5 साल बाद, ठीक है।
5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. और 5 साल पहले जैकॉब्स एज was 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। दिमाग चकरा रहा है ना, देखो करना क्या है, वॉट आर देयर प्रेजेंट एजेस, पहले ये देख लो निकालना क्या है। प्रेजेंट एज निकालनी है किसकी, एक तो जैकॉब की और एक उसके प्यारे बेटे की, दोनों की एज निकालनी है अपन को। तो पहले तो एज को मान लेते हैं, जैकॉब की एज को हम क्या मान लेंगे, एक्स। जैकॉब की एज को मान लिया एक्स, और उसका जो बेटा है उसका बेटा कितना हो गया बेटा, वाई। इतना क्लियर है, पापा हो गए एक्स, बेटा हो गया वाई। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद। अगर आज जैकॉब की एज एक्स है तो 5 साल बाद जैकॉब की एज क्या होगी, हैंस 5 इयर्स हैंस। अगर आज जैकॉब की एज एक्स है, बेटा 5 साल बाद क्या होता है, एज हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। बहुत बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि अगर आज जैकॉब की एज एक्स है तो 5 साल बाद हो गई 5x। एज कभी मल्टीप्लाई नहीं होती, एज हमेशा ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लाई कभी नहीं होती है। 5 ईयर हैंस तो 5 साल बाद जैकॉब की एज अगर आज x है तो 5 साल बाद x प्लस 5, और जो सन है जैकॉब का उसकी एज अगर आज y है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 5। इतना क्लियर है कि 5 साल बाद दोनों की एज कितनी होगी। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द एज ऑफ जैकॉब, एज ऑफ जैकॉब लिख दो जो लिखा हुआ है पहले, एज ऑफ जैकॉब विल बी का मतलब क्या होता है, इक्वल्स 3 टाइम्स, 3 का 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ हिज सन, और सन की एज कितनी है, y प्लस 5। समझ आया, जैकॉब एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज। क्लियर है इतना। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 5, 3 को y से किया 3y, 3 को 5 से किया 15, प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y, 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल्स 10। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। इसको छोड़ दो एक बार, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 5 years ago 5 साल पहले, 5 years ago 5 साल पहले। अब देखो जैकॉब की एज आज कितनी है, x। आज अगर x है, सपोज करो जैकॉब आज 20 ईयर्स का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, 15 का होगा, तो माइनस 5 करेंगे। तो 5 साल पहले जैकॉब की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 5, और उसके सन की एज क्या हो जाएगी, सन की आज y है तो 5 साल पहले y माइनस 5। क्लियर है इतना। जैकॉब्स एज, जैकॉब की एज कितनी है, जो लिखा हुआ है वो लिख लो, x माइनस 5। वॉज का मतलब क्या होता है, इक्वल्स, ये ट्रिक बेटा एकदम अच्छे से देख लेना और इसको रट लेना, वॉज 7 टाइम्स, 7 का 7 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई सन्स एज, सन y माइनस 5। क्लियर है इतना। x माइनस 5 इक्वल्स 7 को y से मल्टीप्लाई किया 7y, 7 को 5 से किया 35, प्लस का y इधर आएगा तो प्लस का 7y माइनस का हो गया, माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 और माइनस का 35 एज इट इज। क्लियर है इतना। साइन का ध्यान रखना, अगर साइन गड़बड़ हो गया तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगी पूरी। 5 माइनस 35 कितना हो जाएगा, माइनस 30। ये बन गई हमारी दो इक्वेशन। कोई भी मेथड से सॉल्व करो, x और y फाइंड करो। याद रखना x और y की वैल्यू कभी माइनस में नहीं आ सकती है, क्योंकि एज कभी भी माइनस में नहीं होती है। क्लियर है इतना। सेम आ गया वापस अपना प्यारा सा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के अंदर 1 ऐड किया, न्यूमरेटर को क्या मानते थे, रिकॉल करो वापस, न्यूमरेटर को मानो हमेशा x, डिनोमिनेटर को मानो हमेशा y। क्लियर है इतना। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के अंदर 1 ऐड करो, x प्लस 1 कर दिया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रॉम के बाद वाला हमेशा पहले आता है, जो फ्रॉम के बाद है, तो डिनोमिनेटर फ्रॉम के बाद है तो पहले आएगा, उसमें से क्या किया 1 को माइनस किया। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1। ठीक है। अब बोलोगे यार ये तो फ्रैक्शन हुआ ही नहीं, फ्रैक्शन में तो ऊपर और नीचे भी कोई नंबर आता है। बेटा 1 के नीचे अगर कोई भी नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। एक तो ये इक्वेशन, इसको पूरा बना लेते हैं। ये मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो सेम रहता है, y माइनस 1। x एक तरफ मतलब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ,
एक्स माइनस वाई, माइनस वन माइनस 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 प्लस, और साइन माइनस का, वन और वन को ऐड करेंगे तो 2। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। दूसरा क्या बोला हुआ है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। इट बिकम्स 1/2, 1/2 मिसिंग है यहाँ पे, इट बिकम्स 1/2। ये 1/2 कब होती है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर क्या है y, उसके अंदर कर दिया 1 ऐड, और न्यूमरेटर जो x था वो x ही रहेगा। समझ आया बेटा क्या बोला हुआ है, न्यूमरेटर तो x है, यहाँ पे गलती से भी x + 1 मत लिख देना क्योंकि ये पूरी सेपरेट इक्वेशन है। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर क्या था y, उसके अंदर 1 ऐड किया, न्यूमरेटर को रखा एज इट इज। करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, y + 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया y + 1, प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y इक्वल्स 1। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, आ जाएगा हमारा x और y। ये आ गए वापस एज वाले क्वेश्चन। थोड़ा दिमाग लगाना अब। 5 years ago निकालना क्या है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। एक तो नूरी की एज बतानी है और एक सोनू की एज बतानी है। तुम्हारी जो मर्जी हो उसको x और y मान लो। मैं नूरी की एज को मानता हूँ, नूरी की एज हो गई x और सोनू की एज हो गई y। इतना तो क्लियर है, x और y तो मानना ही है। अब देखो क्या लिखा है, 5 years ago 5 साल पहले। अब देखो 5 years ago, नूरी की एज अगर आज x है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी नूरी, 5 साल पहले नूरी की एज x - 5। सोनू की एज कितनी हो जाएगी 5 साल पहले, y - 5। क्लियर है। अगर एज बाद में बतानी हो तो प्लस कर लो, पहले बतानी हो तो माइनस कर दो, सिंपल हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, नूरी वॉज, नूरी है ना, तो नूरी की एज क्या है x - 5। नूरी वॉज का मतलब इक्वल, थ्राइस का मतलब 3 मल्टीप्लाई, थ्राइस होता है 3 मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई। एज ओल्ड एज सोनू, सोनू कितनी है अपनी y - 5। क्लियर है इतनी। x - 5 इक्वल्स 3 को y से किया 3y, 3 को 5 से किया 15। x y एक तरफ, नंबर एक तरफ, x - 3y प्लस का 5 उधर गया, सॉरी माइनस का 5 उधर गया, प्लस का और माइनस का 15। x - 3y 5 - 15 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10, और साइन किसका आता है बड़ी डिजिट का। क्लियर है इतना, बन गई हमारी एक इक्वेशन। फिर क्या बोला भाई 10 years लेटर, 10 साल बाद, 10 years। तो नूरी की एज कितनी है आज x है, अगर नूरी की एज आज x है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 10x नहीं होगी, एज को मल्टीप्लाई नहीं करते, एज को करेंगे प्लस x + 10, और सोनू कितनी हो जाएगी y + 10। क्लियर है इतना। नूरी विल बी, नूरी लिखा हुआ है ना तो नूरी की एज लिख दो, जो लिखा हुआ है वो लिखते जाओ, सिंपल सा फंडा एकदम। नूरी क्या है x + 10, विल बी मतलब इक्वल्स ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई, ट्वाइस होता है 2 मल्टीप्लाई, थ्राइस होता है 3 मल्टीप्लाई, तो ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई सोनू, सोनू y + 10, x + 10 एज इट इज रहेगा, 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, 2 को 10 से किया 20, एक्स वाई एक तरफ, प्लस का 10 उधर गया, माइनस का 10, कितना हो जाएगा x - 2y = 10। क्लियर है इतना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आ जाएगा हमारा x और y। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रेट 2000। बेटा मीना बैंक के अंदर गई कितने रुपए निकलवाने के लिए 2000, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपी नोट्स ओनली। उसने कैशियर को क्या बोला कि मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपए के नोट ही चाहिए, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसको कितने नोट मिले 25। हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 and 100 सी रिसीव्ड, उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले और 100 रुपए के कितने नोट मिले, ये फाइंड करना है। सबसे पहले जो फाइंड करना हो उसको मान लो x, 50 रुपए के कितने नोट मिले x, 100 रुपए के कितने नोट मिले y। इतना क्लियर है।
तुमको पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा। लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स एक्स, नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स वाई, ठीक है। तो 50 रुपए के एक्स, 100 रुपए के वाई, इतना क्लियर है। टोटल उसको नोट कितने मिले बेटा? 25, मतलब 50 रुपए के एक्स, 100 रुपए के वाई, दोनों मिला के नोट कितने मिले? 25। इतना क्लियर है। एक इक्वेशन तो बन गई हमारी इधर। सेकंड देखो क्या बोला हुआ है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000। बेटा ये कहीं तो काम आएगा, 2000 को भी यूज तो करना पड़ेगा। देखो 2000 रुपए, सपोज करो तुम्हारे पास 50 रुपए के है 6 नोट, 50 रुपए के 6 हो गए, 100 रुपए के 2 नोट हुए। 50 के 6 है तो कैसे फाइंड करेंगे? 50 इंटू 6, तो रुपए कितने हो गए? 300। 100 रुपए के 2 है तो 100 मल्टीप्लाई टू 200, तो 300 और 200 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। ऐसे ही तो निकालते हैं हम कि हमारे पास टोटल कितने पैसे पड़े हैं। अगर उसके पास 50 रुपए के एक्स नोट है तो रुपए कितने हो गए? 50 इंटू एक्स, 50 इंटू एक्स हो जाएगा। 100 रुपए के वाई नोट है तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 100 इंटू वाई। इतना क्लियर है। 50 रुपए के एक्स है तो 50x, 100 रुपए के वाई है तो 100y, और दोनों मिला के उसके पास टोटल रुपए कितने हैं? 2000। बन गई ना एकदम चुटकियों में हमारी दो इक्वेशन। सॉल्व करो, आ जाएगा तुम्हारा x और y। अ लैंडिंग लाइब्रेरी, ये भी शानदार क्वेश्चन है एकदम। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। टैक्सी वाला जो क्वेश्चन किया था ऑलमोस्ट सेम वैसा ही है, जिसमें फिक्स चार्ज भी लगता है और आगे का जो एडिशनल चार्ज है वो भी लगेगा। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। समझते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक लाइब्रेरी है बेटा, अगर वहां पे 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, अगर वहां पे 3 दिन गए ना तो उसका तो फिक्स चार्ज लगेगा, और अगर उसके बाद में जितने दिन एक्स्ट्रा होंगे ना उसका अलग से चार्ज लगेगा। समझ में आया? सबसे पहले तो सपोज करो 10 रुपए दे दिए, वो फिक्स है 3 दिन का, ठीक है। 3 दिन के बाद में चौथे दिन आपके अलग पैसे लगेंगे, मतलब पर डे के आपके पैसे लगेंगे। क्लियर है इतना? फिर क्या बोला भाई? सरिता पे 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। अगर आप 3 दिन के लिए बुक लेकर आते हो तो फिक्स चार्ज, उसके बाद जितने दिन एक्स्ट्रा होंगे उसका एडिशनल चार्ज आपके ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब सरिता ने जो है 27 रुपए दिए, तो यहाँ पे 2 चीज है ना, पहले तो एक तो है फिक्स और एक है पर डे। फिक्स चार्ज को क्या मान लेते हैं? फिक्स तो हो गया अपना एक्स, और फिर चार्ज पर डे, चौथे दिन से 1 दिन का चार्ज स्टार्ट हो जाएगा पर डे चार्ज, वो कितना मान लेते हैं? वाई। इतना क्लियर है? अब देखो क्या बोला है, सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने बुक कितने दिन रखी? 7 दिन रखी, ठीक है। अब देखो 3 दिन का तो उसका फिक्स चार्ज लगेगा ही। 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना हो गया उसका? एक्स, तो ये तो उसके लगना ही है, फिक्स है 3 दिन का। 7 में से 3 दिन तो चले गए, पीछे दिन कितने बचे? उसने कितने एक्स्ट्रा दिन बुक रखी है? 4 दिन। अगर 1 दिन का जो चार्ज है वो अगर वाई है तो 4 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा? 1 दिन का अगर वाई है तो 4 days का कितना हो जाएगा? 4y, और दोनों को ऐड करेंगे तो उसने टोटल रुपए कितने दिए? 27। क्लियर हुआ? यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, x तो लिख देते हैं, उसके बाद में लिख लेते हैं 7y। 7y नहीं लिखना है, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा कितने दिन बुक रखी है? 3 दिन का, तो उसके लग ही रहा है फिक्स चार्ज, ठीक है। सरिता इतनी पागल तो है नहीं कि वो 2-2 बार चार्ज देगी। तो एक तो x तो फिक्स हो गया, उसके बाद में बचे पीछे के 4 दिन, 1 दिन का y है तो 4 days का हो गया 4y, ठीक है। उसके बाद क्या बोला भाई? सुशी पे 21 फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 days। सुशी ने कितने दिन रखी? 5 दिन। लगाओ दिमाग एक बार, क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा कितने दिन रखी है? देखो 3 दिन का तो वही है फिक्स, 3 दिन का तो ये हो गया अपना सुशी का फिक्स चार्ज। एक्स्ट्रा कितने दिन रखी? 2 दिन। 1 दिन का अगर वाई है तो 2 दिन का कितना हो गया? 2y। इतना क्लियर है? दोनों को ऐड करेंगे तो उसका टोटल चार्ज कितना हो गया? 21। तो ये तो हो गया सरिता का और ये हो गया सुशी का। ये बन गई इन दोनों की इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और फिर आ जाएगा तुम्हारा x और y। आई होप तुमको ये सारी वर्ड प्रॉब्लम एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब ये जितनी भी ट्रिक लिखी हुई है ना, उसको एक बार एकदम शानदार तरीके से पहले तो तुम नोट कर लेना, और फिर इन सारी जो ट्रिक्स है इसको अच्छे से रट लेना। जैसे जैसे सेंटेंस लिखा हो वैसे इक्वेशन बनाते जाओ, फिर तुम्हारा जो x और y का जो आंसर है वो आ जाएगा एकदम चुटकियों में। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तुम्हारे 3 से 5 मार्क्स पक्के करवा सकती है, तो इसको गलती से भी स्किप मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।